नमस्कार है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित और हम अब मैथमेटिक्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और मैथमेटिक्स के बारे में बात करते सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से आप देंगे। पहला, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग मैंने कल करा दिए थे, उसके आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्ट? 25 शतांश बराबर 0.25, 0.57 बराबर है 0.5700 के। रोहित यादव। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, यानी 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर और 9 मिलीलीटर के बराबर है। तो मुझे लगता है सवाल आसान है, आसानी से समझ सकेंगे आप सवाल को। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो, शतांश का मतलब क्या होता है? 100वां हिस्सा। तो अगर मैं 25 का 100वां हिस्सा निकालू तो 100 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 0.25, जो सही कहा है। क्रमिक जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता। दशमलव के बाद अगर आप जीरो की बात करते हैं तो क्रमिक जीरो में लगातार जीरो है, तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। अगर इसके आगे एक जीरो और भी लगा देंगे तब भी वो उतनी ही वैल्यू रहेगी जितनी लिखी है। तो ये एकदम सही है। 2009 मिलीलीटर में, देखो 2009 में 2000 मिलीलीटर में 2 लीटर हो गए और 9 मिलीलीटर हो गए, तो ये भी सही लिखा है। इसकी बात करते हैं ये गलत क्यों लिखा है ना, इसको समझेंगे। क्योंकि उसने बोला 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? आपने कहा ए स्क्वायर बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम इसकी बात करें, वहां पे मीटर में है, वो सेंटीमीटर में थी, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये भी सेंटीमीटर में बन जाए। तो माप क्या है? 450 और ये क्या है? 20। तो उस आयत की जो माप है वो 450 और 20 मीटर सेंटीमीटर है। अब एल इंटू बी होता है क्षेत्रफल, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अंतर देख रहे हैं? यहाँ पर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नया सवाल क्या है। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में गणित रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? औपचारिक निगमन, अनौपचारिक रेखा गणित, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? Which part of the study of geometry is taught in primary classes from the following? Formal geometry, informal geometry, both one and formal and informal, or none of them? राइट ऑप्शन मिलने लगा यहाँ पर तेजी के साथ, बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोल रहे हैं सी होना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं बी होना चाहिए। देखिए बताते हैं, प्राइमरी लेवल पर बच्चा हमेशा इन फॉर्मल ज्योमेट्री को पढ़ता है, यानी अनौपचारिक रेखागणित को ही पढ़ता है। औपचारिक यानी फॉर्मल ज्योमेट्री वो कक्षा 5 के बाद पढ़नी शुरू कर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ज्योति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकांक्षा। तो ये क्या है? ये है इनफॉर्मल। और ये मैंने आपको बताया भी है, जब मैंने आपको वॉन हेले पढ़ाया था तो वॉन हेले मैंने बताया था ना कि लेवल नंबर 0, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4, अप टू लेवल 2 तक बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है, जहां पर विजुअलाइजेशन बना दिखावट, नंबर 1 एनालिसिस और इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन, फिर वो औपचारिक निगमन पर जाता है और देन वो रिगर पर जाता है। ये वॉन हेले ने भी बताया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या था? अभी दूसरा क्वेश्चन हुआ है, चलिए डोंट वरी। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक निगमन। जिन्होंने कहा है हिंदी में, हाँ बता देते हैं, विजुअलाइजेशन को बोलते हैं चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण। एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक, फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक, और रगर को बोलते हैं दृढ़ता। तो ये 5 लेवल होते हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे सितेश? चलिए बढ़िया है। एक और सवाल,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। What is the smallest number which is perfect square and is also divisible by 10, 12, 15 and 18? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। कीर्ति, हाँ एम्पिटेड, हाँ एम्पिटेड का पेपर बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, उन क्वेश्चंस को हम 6 बजे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। 6 बजे जो भी एम्पिटेड में हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए उन सबका आंसर आपको बताएंगे, डोंट वरी, ओके। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जो संपूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। तो देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। तो यहाँ पर कई सारे उत्तर हैं। छोटी छोटी संख्या पूछिए तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है जी। तो देखिए अगर हम बात करें 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तरीके हैं, आप 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल दो, वो 180 होता है ना। तो हमने कहा ओके 2 से काट लो, 5 बार, 6 बार, 15, 9 बार, फिर 2 से काट लो, 5 बार, 3 बार, 15 और 9, अब 3 से काट लो, 5 बार, 1 बार, 5 बार, 3 बार, अब फिर 3 से काट दो, 5, 1, 5, 3, 1, अब फिर 5 से काट दो, 1, 1, 1, 1, ऐसे कर सकते हैं। तो कितना मिला, 5 दिया 15, 45, 90, 180। तो इसका एलसीएम 180 है, यानी इन चारों संख्याओं से जो कॉमन संख्या कटेगी वो 180 है। तो जो भी 180 के मल्टीपल होंगे वो सब जो है वो किससे होंगे, वो सब 10, 12 और 15 से भी डिविजिबल होंगे। आपने कहा बिल्कुल। तो 180 के मल्टीपल की बात करते हैं तो देखो 180 का मल्टीपल क्या है, 900, सबसे छोटा 900 है ना, हालांकि 3600 भी है। उसने क्या बोला, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, हालांकि 3600 भी है, अगर देखेगा तो 7200 भी हो जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन दिए थे, 900 भी पूर्ण वर्ग है और 180 से डिविजिबल है, 3600 भी पूर्ण वर्ग है और 180 से डिविजिबल है। तो आपको कौन सा चूज करना होगा, यू हैव टू चूज 900, ठीक है। 900 एक पूर्ण वर्ग है जो 30 का है, और साथ में आपको बता दें ये 10, 12, 15, 18 से भी डिविजिबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आसान था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। 900 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एक और, मोहन गणित का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है। वह बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं, गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन किसका है, गेंद एवं शर्मा, लॉरेन फॉक्स, पार्कर या बैलर्ड। अच्छा सवाल है। मोहन इज ए मैथ्स टीचर, gives children to solve as many math questions as they can at the home and tell children the utility of mathematics, saying homework should be challenging for children. Which of the following is the statement said by Mohan? राइट ऑप्शन, गुड इवनिंग, बड़ा आसान सवाल है, ये मैंने कई बार बताया हुआ भी है। राइट ऑप्शन की चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन है बैलर्ड, राइट ऑप्शन 4। ये जो स्टेटमेंट दिया वो बैलर्ड भैया ने दिया है। बैलर्ड साहब ने कहा था कि गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट हमारे बैलर्ड साहब ने दिया था, ठीक है ना। सी बी डी सब लोग अलग दे रहे हैं, तो राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, ओके। चलिए परिभाषाओं में तो मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, चलो ये सवाल अच्छा है। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काटी गई, शेष रस्सी की लंबाई है 5:3/8, 5:1/8, 5:7/8 और 5:1/4। तो क्या है, 4:5/8 मीटर लॉन्ग रोप was cut with 10:1/2 मीटर लॉन्ग रोप, the remaining rope length is what? पेपर बड़ा आसान था आज का, पेपर बड़ा आसान रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 बजे उसको डिस्कस करेंगे आज, डोंट वरी, ओके। हाँ 6 बजे वाली क्लास में पेपर मुझे आया है छोटा सा, 5-7 क्वेश्चन आए, उसी के आधार पर हम आपको आगे बताएंगे। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके ऑल ऑफ यू आर रेडी, शुड आई गिव यू पोल नाउ? पोल तो यहाँ ही नहीं, सी
तो सी देखो समझो, उसने बोला 10 सही 1/2 में से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट दी गई, तो माइनस कर देते हैं। उत्तर कितना आया? 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 32 और 5 37/8 ही होगा ना। देखा जाए ये तो होगा। आपने कहा बिल्कुल। यूट्यूब पर कराएंगे। ओके, तो 21/2 माइनस 37/8, अब क्या करें? आपने यहां से एलसीएम लिया 8, डिवाइड करें 2 चौके 8, 21 चौक 84 माइनस का 37, 14 में से 7 गए 7 और 7 में से 3 गए 4, 47/8। तो 8 छन 48 होते हैं, 8 पंजे 40, 7/8। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 5:7/8। यानी इतनी लंबी रस्सी हमारे पास शेष बच जाएगी अगर 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से आप 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट लेते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल सवाल था, सिंपली आप इसको कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से आपने इसमें सवालों को कर दिया, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर देखते हैं 4:5/8 मीटर लॉन्ग रोप वॉज कट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर का। हाँ मनीषा, एक और सवाल। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। Which of the following is correct for teaching and learning mathematics in class 1 and 2? There should be plenty of opportunities for practice. Only verbal questions of mathematics should be conducted. Other mathematics subjects like it should be integrated with language or etc. और मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट। राइट ऑप्शन सबको पता है, बहुत अच्छा, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा 2 की अगर हम बात करते हैं गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है, तो देखो गणित को जब भी कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है तो हम उसको जोड़कर पढ़ाते हैं, कनेक्ट करके, यानी उसको दूसरे विषयों के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे अन्य जैसे कला भाषा इन सब के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए, उसी को तो बोलते हैं। एनसीईआरटी यही कहता है कि बालक को जब पढ़ाओ तो दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 एकदम करेक्ट जवाब आपकी तरफ से, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब। एक और सवाल। जब दिल्ली में समय 8:19 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। जी, सवाल आसान है, करने की कोशिश करेंगे। जी, सिंपल सवाल देखो, जब दिल्ली में समय 8:59 PM है तो सिडनी में अगले दिन के 1:19 AM, सिडनी आगे है दिल्ली से, कितना आगे है? आपने कहा 1:19 PM था, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, 13:19 कर दें और 13:19 में से 8:49 घटा दी, क्योंकि मैं 12 में से कम कर रहा हूं इसको, तो 19 में से जब घटाया तो यहां से हाथ में धाई लिया, कितना हो गया? आपने कहा ये हो गया 60 + 69 में से ये गए तो 30 बचा, ठीक है ना, 30 मिनट तो ये बचे। अब 12 में से 8 गए 4, तो सिडनी जो है ना दिल्ली से 4.5 घंटे आगे है, 4 घंटे 30 मिनट सिडनी आगे है दिल्ली से। उसने बोला दिल्ली में अगर 11:19 AM है तो सिडनी में क्या होगा? तो 4.5 घंटे क्या होगा आगे से, मैं जोड़ दो, तो ये हुआ 49 और 11 और 4 15, 15 को बोलते हैं 3, क्योंकि 12 + 3, तो 3:49 PM होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है इसमें कहीं ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समय जब सिडनी में 11:19 AM का दिल्ली में पीछे था वो 4.5 घंटे, ये जो दिल्ली में 4:30 8:59 PM है तो अगले दिन का वहां पर 1:19 AM है, तो दोनों में डिफरेंस 4.5 घंटे का है। तो हमने जब दिल्ली में समय देखा 11:19 का तो उसमें 4.5 घंटे बस जोड़ दिए, जो आंसर है वही होगा समय। तो राइट ऑप्शन था 3:49 PM, करेक्ट सवाल, करेक्ट जवाब। एक और सवाल, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। इन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हाट इज द डिफरेंस? ए, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों का, प्रकृति का,
कठिनाई स्तर कहा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा है उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर? थैंक यू शिवम जी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? और आपने कहा ए बी सी डी, चारों ऑप्शन नहीं मिल रहे आज, क्या बात है। एक पर्सन बड़ा परेशान है, कह रहे हैं आप उसको उत्तर में नहीं दे रहे हो। सब लोगों का आंसर ए आने की कोशिश जा रही है। तो देख लेते हैं ए कैसे मिला है, उसको समझ लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? तो देखो, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उपलब्धि परीक्षण को बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो मतलब होता है वो बालक के अंदर होने वाली कमी, समस्या का स्तर, उनको जानना, ढूंढना, पता लगाना के लिए होता है। बालक विशेष रूप से किस क्षेत्र में कमजोर है ये जानना होता है नैदानिक परीक्षण का मतलब। जबकि उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण का होता है कि बालक ने कितना सीखा, उसके आधार पर उसको क्या अवार्ड दिया जाए, नहीं क्या उपलब्धि प्राप्त हो। तो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य बालकों की कमी को ढूंढना होता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य बालकों ने कितना सीखा इसको जानना होता है। तो दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। नैदानिक परीक्षण में आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की है, इसको आगे बढ़ो और इतना और पढ़ो, जबकि उपलब्धि परीक्षण में कोई भी फीडबैक नहीं होता। नैदानिक परीक्षण हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, क्योंकि बच्चा फेल भी हो जाता है। इसलिए दोनों में किस चीज का अंतर है? उद्देश्यों का अंतर है। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून शालिनी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में से कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया ये आपको बताना है। देयर इज 20 लीटर ऑफ पेट्रोल इन ए टिन pot. The leak resulted in the loss of 3 liters of petrol. What percentage of the petrol remain in the tin pot? Yes, आसान सवाल है। डी, देखो समझो, तो इस टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल, इसमें से 3 लीटर बाहर निकल गया, तो अब इसके अंदर कितना बचा? 17 लीटर ना। 17 लीटर पेट्रोल है, कितने में से? 20 लीटर में से अवेलेबल। और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, तो 85% पेट्रोल अभी टन के बर्तन में है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर वो बोलता कितने प्रतिशत पेट्रोल बह गया है, तो हमारा कितना निकला बाहर? 3, कितने में से? 20 लीटर में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होता? 15% पेट्रोल बह गया, रिसाव के कारण बाहर निकल गया। तो कितने परसेंट की हानि? 15% की हानि। तो जो परसेंटेज पूछे हानि की तो 15 है, लेकिन उसने बोला कितना बर्तन में अभी अवेलेबल है, तो हमने इसका परसेंटेज निकाला, दैट इज 80। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन। एक और, गणित की भाषा का अंग है, इनमें से कौन सा गणित की भाषा का अंग माना जाता है? संकेत, संख्या, संख्याचर, सूत्र, ये सभी गणित की भाषा के अंग है। मैं इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज, द सिंबल, नंबर वेरिएबल, फॉर्मूला और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, गणित जो है ना वो संख्या, संख्यांक, संकेतों का और सूत्रों का कलेक्शन है। क्योंकि संकेत यानी आप देखिए प्लस, माइनस, गुणा, संख्या 2, 4, 6, एक्स, वाई, सूत्र a + b का होल स्क्वायर, इन सबको मिलाकर मैथमेटिक्स बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये सभी करेक्ट आंसर आपने दिया है। एक और सवाल, रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है? The total age of Ravi and Ali is 10 years more than the total age of Ali and John. How old is John than Ravi? तो देखते हैं, जवाब के अंदर बड़ा आसान सवाल है कि रवि और अली की कुल आयु अली तथा जॉन की आयु से 10 वर्ष अधिक है। जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है ये आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं रवि को R बोलूं और अली को A बोलूं, तो उसने बोला रवि और अली की कुल टोटल आयु। उसने क्या बोला? अली और जॉन की कुल आयु से, ये अली हो गई और ये जॉन हो गई, इनकी आयु से 10 वर्ष अधिक है।
यही तो मतलब है। अगर रवि और अली की कुल आयु जोड़ा जाए तो वो अली और जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष ज्यादा है, तो मैंने 10 जोड़ दिए, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब देखो अली से अली कट गया, अली इधर है तो अली से अली कट जाएगा, तो आर इजिकल टू क्या हुआ, जॉन प्लस 10, यानी रवि जॉन से 10। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो आप कि रवि जॉन से 10 वर्ष बड़ा है। तो लेकिन उसने बोला जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, तो अगर मैं जॉन को निकालू, जॉन क्या हो जाएगा, रवि माइनस 10, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज 10 ईयर। तो रवि जॉन से 10 वर्ष छोटा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, 10 था आंसर, समझ में आया। तो ये सवाल बहुत खतरनाक नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है, ये आसानी से आपकी झोली में गिर जाते हैं। बढ़िया, एक और सवाल लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जोन में 10 प्लस हो रहा है तो कैसे, हाँ आयुषी, देखो जोन में 10 प्लस हो रहा है ना, तो मतलब क्या है, रवि बराबर क्या है, जोन प्लस 10, तो रवि की आयु जोन से 10 वर्ष ज्यादा है। अगर मैं जॉन की आयु निकालूं तो रवि माइनस 10 इधर भेज दिया, तो जॉन रवि से 10 वर्ष कम है, बस। ओके, एक और सवाल। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। संख्याओं को सैकड़े, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने में कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना। द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच नंबर सिस्टम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd इज व्हाट। Viewing numbers as 100 tens in group of units and understanding the significance of local value. Processing proficiency in the sum and subtraction skills of a 4-digit number. Proficiency in reading skills of large numbers. Counting up to 6 digit. तो जवाब मिल रहा है ए, क्योंकि देखो अगर कक्षा 3 की हम बात करते हैं, कक्षा 3 में संख्या पद्धति क्यों पढ़ाई जाती है कक्षा 3 में बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान हो जाता है, स्थानीय मान को पढ़ाया जाता है, मतलब ये है कक्षा 3 में स्थानीय मान की सार्थकता बच्चों को समझ में आने लगती है अकॉर्डिंग टू एनसीआर। तो संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह में रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, कक्षा 3 में ही बच्चा स्थानीय मान की सार्थकता में निपुण हो जाता है और सीखने शुरू कर देता है, जबकि कक्षा 2 में कोई स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राइट ऑप्शन सबको पता लग गया है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट जवाब है, क्योंकि स्थानीय मान की सार्थकता कक्षा 3 में बच्चा सीखना शुरू कर देता है। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या है, 112 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 132 वर्ग मीटर या 289 वर्ग मीटर। इनमें से क्या ऑप्शन देने की आप कोशिश करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो सवाल क्या है, प्रश्न यही है, आपका एक आयताकार खेत है, ये इसका विकर्ण है 17 और इसका परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है, सपोज ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। उसने कहा इसका परिमाप 46 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सवाल, यानी अगर हम विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। वो कितना दिया है, आपको दिया है 46, तो L प्लस B कितना हो जाएगा, आपने कहा 46/2 बराबर 23। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, अगर मैं इसको बेसिक से कराऊं, अदरवाइज इसको बिना बेसिक ही बताऊंगा डायरेक्टली में, लेकिन पहले समझ लो। तो L प्लस बी, तो अगर मैं लिखूं L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB होता है। अब L प्लस बी की बात करें 23 यहाँ पर है, 23 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर B स्क्वायर आपको पता है 17 स्क्वायर है प्लस 2LB, तो मैंने कहा 2LB निकाल लेते, तो क्या हो जाएगा 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, बार घटा दो, 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 कितना हुआ, आपने कहा 23, 40 मल्टीप्लाई बाई 23 और 17 6 बटा 2, क्योंकि हम एल बी निकाल रहे हैं यहाँ से, अगर मैं एल बी निकालूंगा 2 को नीचे भेज दें तो 120, तो एल और बी की मल्टीप्लाई 120, यानी 120 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, है ना।
तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज 120। ये बिल्कुल बेसिक से किया है मैंने, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना है एग्जामिनेशन में। अगर एग्जामिनेशन में करना, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर आपके सामने निकाल के बताया कि 2LB 40 × 6 है, तो LB का वैल्यू, और LB क्यों निकाला, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये समझ में आ गया। वही दूसरा तरीका क्या, उसको भी समझा देता हूँ कि सेकंड वे में आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका एक ट्राइंगल बन गया 17, जिसका बेस है ये L और ये 90 डिग्री का कोण आ गया। और आपको पता है कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर हम 17 की बात करते हैं तो इसका अगर विकर्ण 17 है तो ये भुजाएं 15 और 8 की होंगी, क्योंकि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी इनसे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आपने देखा 8 और 15 आपको विदाउट एनी डिले मिल गया, तो 15 ये 8 ये 15 120, तो आपका राइट ऑप्शन 120 विदाउट पेन भी आप कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी आप पर है कि आप इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करेंगे, डिपेंडेंसी आप पर है कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये दैट इज द वे, जब आपको पता है 17 इसका विकर्ण है तो ये कर्ण बन जाएगा, ये लंबाई और चौड़ाई। तो हमेशा 15 और 8 और 7 त्रास, यानी 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, उन तीनों भुजाओं से मिलकर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। आयत में समकोण तो दिया होता है। राइट ऑप्शन क्या है, ये 6 है, इट्स 6। 6 से कट गया ना, यहाँ पर ये ऐसे काटा है, इट्स 6। हाँ बता देता हूँ, इज इट क्लियर। तो आपने कहा ट्रिपलेट बता दो, देखो ट्रिपलेट बड़े आसान है जानना, मैं लिख देता हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही होते हैं। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये कॉमन ट्रिपलेट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये पाइथागोरस से तो बताया, रामदेवी जो आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया है वो पाइथागोरस से समझाया है। तो ये 17 जो मैंने लिखा है ये पाइथागोरस से तो लिखा है कि L² + B², लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और परिमाप दिया था उन्होंने 2 × LB = 46। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, 120 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको ट्रिपलेट से करते हैं या पाइथागोरस से करते हैं। प्लेट, प्लेट का हिंदी क्या है, प्लेट कहाँ लिखा है यहाँ पर, प्लेट कहाँ है यहाँ पर, ट्रिपलेट। अच्छा अच्छा, ट्रिपलेट की बात करते हैं। अच्छा, ट्रिपलेट का मतलब त्रियक, ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रियक, यानी ऐसी 3 भुजाओं के माप जिनसे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो, ठीक है, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, 3 भुजाएं। एक और सवाल, मगर पता प्लेट कहां से आ गई। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। जी देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो पढ़ते हैं। सी ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन क्या, देखो हालांकि सवाल में सिर्फ पियाजे ने अपना विश्वास जता, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी तरह से आया था बच्चों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सामाजिक अनुदेशन, ये सामाजिक अनुदेशन का सिद्धांत किसका था, वाइगॉत्स्की था। वाइगॉत्स्की साहब ने सामाजिक अनुदेशन का सिद्धांत दिया था, लेकिन वाइगॉत्स्की की जगह उन्होंने बोला कि पियाजे इसमें बिलीव करते थे कि बच्चे सामाजिक अनुदेशन में सीखना होता है। तो आपको जो आंसर देना, आपको बताना कि बच्चे सामाजिक अनुदेशन में क्या सीखता है, क्या विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करता है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करता है, नहीं, टॉक टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, नहीं, कक्षा में बहुत सारे हस्तपाठ, नो, क्योंकि सामाजिक अनुदेशन में बच्चा सामूहिक परियोजनाओं और सामूहिक परिचर्चाओं के साथ सीखता है। भाई सामूहिक, ये तो समूह में रह के सीखना, सामूहिक परियोजना करना, यह सामूहिक परिचर्चा करना, ग्रुप में रहकर सीखता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, नॉट बी। सामाजिक अनुदेशन में चौक टॉक कैसे आ जाएगा, सामाजिक अनुदेशन का मतलब होता है बच्चा समाज में रहकर सीखता है, ग्रुप में रहकर सीखता है, ग्रुप कम्युनिटी बनाकर सीखता है।
क्लियर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 मीटर हो और उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी है? सवाल आपके सामने है, देखूंगा जवाब। लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 मीटर हो तो उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी होगी? 810 मीटर, 750 मीटर, 600 मीटर या 900 मीटर? तो देखिए सवाल समझने की कोशिश करेंगे। सुमित के स्कूल में समबाहु, यानी समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं बराबर, एक ऐसा मैदान है जिसकी सारी भुजाएं बराबर, वह उसके 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 है, ये 45 है, ये भी 45 हो गया, फिर ये भी 45 हो गया। तो अगर परिमाप की बात, चक्कर की बात करते, कोई आदमी यहां से शुरू करेगा, यहां घूम के वापस आएगा, तो एक चक्कर में तीनों भुजाओं को चलेगा। एक चक्कर में कितना चला? आपने कहा एक चक्कर में 45 प्लस 45 प्लस 45, इधर चलेगा भाई, तो चलेगा 160 और 15 175, तो वो एक चक्कर में 175 मीटर चलेगा। उसने बोला ऐसे 6 चक्कर लगाने उसको, तो जब एक चक्कर में 175 मीटर चलता, 6 में कितना चलेगा? आपने कहा 600, हाँ जी 5, 135, माफ करिएगा 135 में क्या लिख रहा हूं, इट्स 135। ओके 135 मीटर चला एक चक्कर में। जब 135 मीटर चला तो 6 की गुणा कर दी, तो 100 तिया 3, 600 और 35 तिया 310, 810। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 तिया 15 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 21 और 6 और 2 8, 810। तो 810 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ में आया है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। हाँ, वो कर दिया, बहुत मंजेश, बहुत बढ़िया। दैट इज 135, वो मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, डोंट वरी। आगे बढ़े और एक सवाल की बात और करते हैं फिर आपके सामने। आसान सवाल था। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने इस उत्तर को दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से? कैसे बता सकता है टीचर? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो, देखो समझ लो। कागज मोड़ने के प्रयोग से अगर आप दिखाएंगे तो आयत और समांतर चतुर्भुज में बच्चा कभी भी गैप नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, क्योंकि कागज मोड़ने के प्रयोग से आपको कागज को काटना पड़ेगा, तब वो समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो राइट ऑप्शन जियो बोर्ड। ना, जियो बोर्ड में बच्चे को आप ये नहीं बता सकते कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि जियो बोर्ड में माप नहीं होती है, जियो बोर्ड में सिर्फ किनारे होते हैं। तो राइट ऑप्शन आलेख में बता देता हूं कैसे बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूं, उससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। मास्टर जी ने बच्चे को कहा कि भाई मुझे बताओ कि ये जो समांतर चतुर्भुज है और आयत है, समान क्षेत्रफल है, उस पता है सब, तो वो प्रूफ कैसे करेगा? देखो हमने क्या, ऐसे ये एक, हम एक ग्राफ पेपर बना लेते हैं मोटा मोटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हमने ग्राफ पेपर आपके सामने ड्रॉ कर लिया, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ग्राफ पेपर ड्रॉ करने में, आपने कर लूँ। ओके, अब क्या करें? बच्चे ने बोला ग्राफ पेपर में बनाओ, चलो हमने बनाया। ओके, ये रहा हमारा 3 और 2 का, ऐसे 3 और 2, बच्चों को बोला 3 खाने और 2 खाने, तो कितने खाने हो? बच्चे ने बोला 6 हो गए सर। 3 ऐसे, 2 ऐसे, 3 दो नीचे, काउंट भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने 3 ऐसे चला और 3 ऐसे चला। तो उसने बोला ओके एक और बताओ, बच्चे बोले पूछो जी। तो उसने क्या काम करा, उसने एक और खींच दिया ऐसा। अच्छा अब बताओ, 3 में यहां से खींच रहा हूं ऐसे, और 3 में इधर से खींच रहा हूं ऐसे, अब बताओ कितने खाने गिरेंगे? बच्चा बोलेगा जी ऐसे 1 2 3 4, तो पूरे आधा 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 आधा, बोले 6 इसमें हुए। तो बच्चों को अब इस तरह से
डिनोट कर सकते हैं कि आप बच्चे को बता सकते हैं कि चतुर्भुज और त्रिभुज, नहीं आयत और समांतर चतुर्भुज अगर समान क्षेत्रफल है तो वो कैसे दिखा सकते हैं कि इसमें भी 6 खाने उसमें भी 6 खाने। काउंटिंग पर्पज से बच्चों को समझा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज यूज ऑफ ग्राफ पेपर। आलेख यानी ग्राफ पेपर के उपयोग से आप बच्चे को समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका आंसर था। एक और सवाल, हेन्सन के अनुसार कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्रियों की विविधता अत्यंत आवश्यक है। यह एक क्या है? इकाई पाठ योजना की विशेषता है, यह मूल्यांकन का आधार है, इकाई योजना का स्तर है, या इकाई योजना का अर्थ है। हेन्सन के अनुसार कक्षा के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको बताना और आपके सामने रखा हुआ जवाब। तो देखूंगा आपका आंसर क्या मिलेगा। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी जी। ओके, ए सबने कहा ए। ओके, देख लेते हैं जवाब। ए सब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कक्षा के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्रियों की विशेषता और विविधता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये एक इकाई पाठ योजना, ये यूनिट प्लान का एक विशेषता है। इट्स पार्ट ऑफ यूनिट प्लान। ओके, तो किसका प्लान है? पार्ट है यूनिट प्लान। जब आप यूनिट प्लान बनाते हो तो ये उसका पार्ट माना जाता है। बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल है आपके सामने, तो लेट्स सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या। इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? देखते हैं कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर एक सम संख्या, 2 विषम संख्याओं के एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या। तो देखो, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या हो सकती है। आपने कहा 3 विषम संख्या ली, 3, 5 और 7। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 पंजे 35, 35 थी 105। तो क्या ये एक सम संख्या है? आपने कहा नहीं, तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। एक सम संख्या मैंने 2 ली, एक विषम संख्या मैंने 3 ली। इनका अंतर क्या एक सम संख्या होगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो 1 बचेगा। ये भी गलत है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या के ऊपर एक सम संख्या है। देखो, 2 विषम संख्या लिए हमने 3 और 5 और एक सम संख्या लिए अपने 4। तो 3 और 5 8 4 12 एक सम संख्या आ गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 विषम संख्याओं का टोटल हमेशा एक सम संख्या होता है, यानी एडिशन ऑफ 2 ऑड नंबर्स ऑलवेज बी इवन एंड द एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर्स ऑलवेज बी इवन। तो मतलब क्या है कि जब 2 विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, और सम में सम को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब अगर 3 विषम संख्याओं का योगफल, अब 3 विषम संख्या निकलो, चलो 3, 5 और 7, इन तीनों को जोड़ो तो क्या सम आएगा? नहीं, वो हमेशा ऑड होगा, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का सम इवन संख्या होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है? 2/7 से 7 ज्यादा क्या है? 25, 71, 19, 9, 8, 17, 35, 85 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। कौन सा बड़ा है, 2/7 या 3/7? 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। देखते हैं इसमें आपका जवाब क्या आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीनिंग ऑफ ओपन एंडेड व्हाट, कि उमुक्त अंत वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड या खुला अंत वाले प्रश्न, ये एक ही बात है। चाहे वो ओपन एंडेड बोले, चाहे वो खुला अंत बोले, चाहे वो मुक्त अंत बोले, तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर क्या हो? डाइवर्जेंट हो, यानी एक से अधिक हो। जिनके उत्तर एक से अधिक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर एक से अधिक और सारे सही हो,
उन्हीं को ओपन एंडेड बोला जाता है। और ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर फिक्स है, एक ही उत्तर मिलेगा, उनको क्लोज एंडेड बोलते हैं। देखो समझ 2/7 से 7 ज्यादा क्या है, तो 2/7 से 7 ज्यादा, 7 - 2/7 आप करेंगे तो 49 में से दोगे तो 47/7 है, एक ही आंसर मिलेगा। अगर इनको आप क्रम में लगाओगे, आरोही क्रम में, तो एक ही आंसर आएगा ना, क्योंकि सही क्रम क्या है, 8, 9, उसके बाद 15 है नहीं इसमें, 8, 9, 17, 19, 25, 71 और 50, ये बनेगा ना। इसके अलावा तो वो क्रम नहीं हो सकता। अगर आप इसकी संख्या को बदल देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, तो ये भी सही है। 2/7 और 3/7 में कौन सा बड़ा, आपने कहा 3/7 बड़ा है, इसका भी एक उत्तर निकलेगा। लेकिन बच्चे को बोला गया 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, तो बच्चा क्या बोलेगा, जी मास्टर जी इसमें बहुत सारी लिख दूंगा, बताओ क्या लिखनी है। बोला जी 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 4 बड़ी होनी चाहिए कोई सी भी। बोले जी 4, 5, 6, 7, ये भी हो सकता है। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। तो यानी इनफाइनाइट नहीं चाहिए मुझे, अगर उसके एक से अधिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक से अधिक उसके सही उत्तर हो जाएंगे, तो वो ओपन एंडेड बन जाएगा। तो समझ में आया ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मीनिंग क्या है? आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। तो भाई अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन हमारे क्लासेस के मिलते रहें और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।